आया हूँ फिर से एक एक नंबर वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन को एग्जाम में जो आता है वो प्रश्नावली या उदाहरण का फिक्स क्वेश्चन रहता है कि हाँ इसको ही दिया जाना है, लेकिन जो एक एक नंबर का सत्य सत्य है या खाली स्थान है या सही विकल्प चुनकर लिखे, इनमें का जो क्वेश्चन रहता है वो कहाँ से दे रहे हैं, कहाँ से उसको निकाल के रखा गया है, ये हम उतना जानकारी नहीं रख पाते हैं। तो चलिए आज मैं एक एक नंबर का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं एक एक नंबर वाला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमको मिला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न आपको मिला है सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपको पहला में हमको मिला है बहुपद 2x का वर्ग ऋण 7x ऋण 9 के संयोजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुपद हमको मिला है बहुपद 2x का वर्ग ऋण 7x ऋण 9 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए या होगा, ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a, लेकिन हमको यहाँ पर कहीं पर b और a दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि पहले हम इसकी तुलना करेंगे मानक या वायवक समीकरण से, जो क्या होता है वो होता है ax का वर्ग धन bx धन c। अब देखो बराबर में यदि 0 रहता है मतलब ऊपर का समीकरण बन जाता है, लेकिन इसके बराबर में 0 नहीं है तो व्यापक समीकरण के बराबर में आपको 0 डालने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर से a का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 2। देखिए a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 2 और b का मान आपको प्राप्त हो जाएगा ऋण 7, क्योंकि इसका चिन्ह ऋण है इसका चिन्ह धन असमान है तो यहाँ पर b का मान चिन्ह से लिखेंगे, मतलब b का मान हो जाएगा ऋण 7 और c का मान वैसे ही c का मान जैसे यहाँ पर b का मान ऋण 7 हुआ था तो c का मान हो जाएगा ऋण 9। अब हमको पता है शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a, तो लगा देते सूत्र शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ये जो मैं हल कर रहा हूँ इसको आपको हल नहीं करना है, सीधा सीधा आपको उत्तर लिखना है, मतलब ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो रफ के लिए है, लेकिन आप देखते ही नहीं बता पाओगे, इसलिए पहले इसको थोड़ा सा आपको हल करके बता रहा हूँ। तो शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a, तो ये हो गया फार्मूला का माइनस और b का मान मिला है 7 तो ये हो जाएगा -7, सॉरी b का मान मिला है ऋण 7 तो ये हो जाएगा ऋण 7 बटा में a का मान मिला है हमको 2 ये हो जाएगा 2, अब ऋण मिला के हो जाएगा धन तो ये हो जाएगा 7/2। तो जिस ऑप्शन में आपका 7/2 है, जैसे इसमें दिया ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मतलब आपको उत्तर कैसे लिखना है, प्रश्न में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हो गया पहला और बी यदि सही है तो बी करके सीधे सीधे 7/2 ऐसे आपको लिखना है उत्तर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको मिला है y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज होगा, y अक्ष में स्थित, y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज होगा, किसी बिंदु का भुज होगा। अब आपको जैसे पता है भुज मतलब x का मान, तो y अक्ष में x का मान 0 और x अक्ष में y का मान 0, तो y अक्ष में किसी बिंदु का भुज, भुज मतलब क्या, किसका मान निकालना है हमको x का मान, तो y अक्ष में भुज का मान क्या होता है 0, तो जिस भी ऑप्शन में हमारा 0 आएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी दिया है तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन में हमको मिला है tan 90 - थीटा का मान होगा, ये हमारा सीधा सीधा सूत्र दिया हुआ है tan 90 - थीटा का मान होगा। तो आपको पता होगा कि tan का रूप किसमें बदलता है, tan का रूप बदलता है cot में, तो tan 90 - थीटा, जहां पर यदि 90 आ गया मतलब समझ जाइए कि tan का रूप बदल जाएगा, कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात में यदि 90 - थीटा के रूप में दिया है मतलब उसका रूप बदल जाता है। तो tan का रूप किसमें बदलता है, cot में बदलता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा cot थीटा। तो ए ऑप्शन नंबर हमको मिला है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको मिला है समुद्रभुज की संगत भुजाएं होती है, अधिकतर बच्चे इसको गलत करते हैं, समुद्रभुज की संगत भुजाएं बराबर होती लिख देते हैं, लेकिन संगत भुजाएं होता है बराबर, संगत भुजाएं होता है अनुपातिक और संगत कोण होता है बराबर। तो आप थोड़ा सा दिमाग में रख रहिएगा, भुजाओं की बात आएगा तो अनुपातिक और कोण की बात आएगा तो बराबर। तो यहाँ तो भुजाओं की बात आया है मतलब भुजाएं कैसा होगा, अनुपातिक होगा। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है,
भुजाएं होगा बोला है तो हमको पता है कि इसमें भुजाएं कैसा होता है, अनुपातिक। तो जिस भी ऑप्शन में हमको अनुपातिक दिया है या अनुपातिक की बजाय आपको समानुपातिक भी दे सकता है भाई, तो भुजाएं अनुपातिक की बजाय समानुपातिक दिया रहेगा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो समानुपातिक, इसमें ऑप्शन है समानुपातिक, अनुपातिक ना देखिए क्या दिया गया है, समानुपातिक, तो ये हो जाएगा हमारे पास समानुपातिक। ये हो गया समानुपातिक या तो अनुपातिक, दोनों में से कोई भी आ रहा है तो आपको उसको सही करना है। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हो जाएगा हमारे पास सही उत्तर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको मिला है समीकरण x का वर्ग धन b y धन c। अच्छा, इसमें आपको मिला है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो निकाय के हल होंगे। जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर नहीं होता है c1/c2, तब की स्थिति में रेखाएं होता है समांतर। रेखाएं कैसा होता है, समांतर, और रेखाएं समांतर है मतलब निकाय का कोई हल नहीं होगा। मतलब इसमें जो ऑप्शन मिलेगा वो रहेगा निकाय का कोई हल नहीं होगा, जो दिया ऑप्शन नंबर बी में। तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 का, तब निकाय का हल होगा, निकाय का हल होगा। तो इस स्थिति में रेखाएं होता है समांतर, और जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहा है मतलब निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जो हमको मिला है ऑप्शन नंबर बी में, जो हमको मिला है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको सही विकल्प के रूप में मिला है उसको मैंने पूरा पूरा आपको बता दिया। अब हम चलते हैं एक ही नंबर वाला क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है खाली स्थान के रूप में। तो चलिए हम बढ़ते हैं खाली स्थान के क्वेश्चन में। जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है वो भी एक नंबर का आएगा, खाली स्थान वाला क्वेश्चन है वो भी एक नंबर का आएगा, और हो सकता है आपको सही जोड़ी या सत्य असत्य के रूप में क्वेश्चन मिले वो भी रहेगा एक नंबर का। मतलब एक नंबर वाला टोटल आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, जिसमें मिला हमको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक कहीं बार रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरिए का पहला क्वेश्चन हमको मिला है 7:3:21:7:3 समानुपात 21:x है या हो तो x का मान होगा, या x का मान खाली स्थान होगा। अब आपको जैसे कि समझ में आ रहा होगा ये अनुपात समानुपात वाला अध्याय से है, मतलब अध्याय 5 का क्वेश्चन है। तो हमको मान निकालना है किसका, x का। तो x का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पर पदों की संख्या कितना है, 4, मतलब हमको पदों की संख्या को और एक्स्ट्रा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब 4 पद हो तो 7, अनुपात का मतलब बटा, अनुपात का मतलब बटा, और समानुपात का मतलब हो जाएगा बराबर 21 के बटा में x। तो चलिए अब देखते हैं तीन गुना करते हैं, या यहीं से 7 एकम 7, 7 या 21। अब x गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा x, और 3 गुना 3 करेंगे तो 3 या 9, मतलब x गुना हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खाली स्थान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, सीधा सीधा ये प्रश्न को भी लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे उत्तर में क्या लिखेंगे 9, मतलब एक का आंसर सीधा सीधा आपको लिख देना है 9। आप बहुत से बच्चे एक गलती कर देते हैं कि ये प्रश्न पूरा उतार लेते हैं उसके बाद उत्तर लिखते हैं, तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन उससे क्या है हमारा टाइम वेस्ट होगा, और समय तो पता होगा एग्जाम में कितना एक एक मिनट कैसे निकलता है पता नहीं चलता। तो कोशिश करिए कि आप इसको बिल्कुल भी मत लिखिएगा, सीधा सीधा उत्तर को ही लिखिएगा, ऑप्शन में भी आपको सीधा उत्तर को ही लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको मिला है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी खाली स्थान है। बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी खाली स्थान है। अब एक बात ध्यान दीजिए, बिंदु हमको एक दिया है 3, 4, अगला बिंदु तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगला बिंदु हमको मूल बिंदु बोल देगा, मतलब उसका निशान क्या होगा 0, 0। आपको पता होगा कि मूल बिंदु का निशान होता है 0, 0। तो हमको बिंदु 3, 4 की दूरी निकालना है किससे, मूल बिंदु मतलब 0, 0 से। तो आपको पहला बिंदु मिला 3, 4, दूसरा बिंदु मिला 0, 0। तो यहीं से आप प्राप्त करेंगे किसका, x1 का मान और y1 का मान।
x1 का मान मिल जाएगा 3 और y1 का मान भी मिल जाएगा 4। ये हो जाएगा x1 का मान 3, y1 का मान 4, x1 y1। ये है हमारा x2 y2। तो x2 का मान हमको मिल जाएगा 0 और y2 का मान भी मिल जाएगा हमको 0। तो इस तरीके से हमने क्या प्राप्त किया, x1 y1 x2 y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका सूत्र हमको प्राप्त होता है कर्णी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अब जैसे मैं यहाँ पर जो गलती किया हूँ वही गलती बच्चे भी करते हैं कि ये कर्णी यहीं तक छोड़ देते हैं। तो जहां तक हमारा फार्मूला गया है वहां तक हमारा पूरा पूरा करनी भी जाएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब मान रख देते हैं x2 माइनस x1 मतलब 0 में 3 घटाएंगे तो ऋण 3 का वर्ग धन y2 माइनस y1 मतलब 0 में 4 घटाएंगे तो ऋण 4 का वर्ग। अब ऋण 3 का वर्ग हो जाता है 9 और 4 का वर्ग, ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास कड़ी 25 और कड़ी 25 का मान कितना होता है 5, मतलब खाली स्थान में सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास 5। आपको ये सब हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा उत्तर लिखेंगे। यदि आप इसको हल भी कर रहे हो तो आप इसको रफ में करेंगे और उत्तर लिखेंगे सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको मिला है, अगला क्वेश्चन में मिला है हमको, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो इसे खाली स्थान जमा खाता कहते हैं। एक मुश्त, जैसे हम मंथली जमा करते हैं तो वो कौन सा खाता रहता है, आवर्ती। आपको फार्मूला पता है ना, आवर्ती जमा खाता में मासिक जमा धन गुना, आप इस तरीके से फार्मूला किसमें लगाते हैं, आवर्ती में। और सीधा सीधा एक बार में जो पैसा मिलता है वो कौन सा खाता होता है, सावधि, जिसमें हम जमा करते हैं उस राशि को कहते हैं मूलधन। तो इसमें बोला गया है यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि, एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है, एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे खाली स्थान खाता कहते हैं। उसको कौन सा खाता कहते हैं, सावधि खाता, सावधि खाता कहते हैं। ये हो गया हमारे पास आंसर, सावधि खाता। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान खाली स्थान होगा। अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यदि हो जाए तो उसका मान हो जाता है 1। तो हमको वही तो फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा का रूप बदलता है कॉस में, क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान। अब हमको पता है कितना होता है 1, मतलब खाली स्थान में मान जो आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 हमारा आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको मिला है वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण खाली स्थान अंश का होता है। वृत्त के परिधि पर वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण खाली स्थान अंश का होता है, अब हम देखते हैं खाली स्थान अंश का होता है मतलब ये होता है 90 अंश का। कैसे होता है, जैसे कि हमने एक वृत्त बना लिया और इसमें हमने एक प्राप्त कर लिया क्या, व्यास। तो व्यास द्वारा जो कोण बनेगा परिधि के किसी बिंदु पर, व्यास द्वारा
जो कोण बनेगा वृत्त के किसी भी बिंदु पर तो उसका मान होता है 90 अंश, ये होता है समकोण। तो सिंपल सी बात है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, या परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर 180 बन रहा है तो इसका आधा यहाँ पर कितना बनेगा 90 अंश, तो ये कितना अंश हो जाएगा हमारे पास 90 अंश। तो इस तरीके से आपको खनिज धर्म के लायक जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है सत्य असत्य के रूप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये जो एक नंबर वाला क्वेश्चन है ये आपको कहीं से भी उठा के दे देते हैं, इसीलिए आप ज्यादातर फोकस करिएगा एक नंबर वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा ये ज्यादातर आइडिया नहीं हो पाता है, तो बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन को तो पढ़ के बना के ट्राई करके चले जा रहते हैं, लेकिन एक नंबर वाला क्वेश्चन को नहीं बना पा रहता है। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से ट्राई करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन को मिला है सत्य असत्य के रूप में, जो मिला है सत्य असत्य लिखिए। तो ये जब प्रश्न में आएगा तो आपको सीधा सीधा सत्य है तो सत्य लिखना है, असत्य है तो असत्य, प्रश्न को लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर प्रश्न को बता रहा हूँ क्योंकि यदि प्रश्न पता नहीं रहेगा तो आप सत्य है असत्य है कैसे बताओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो जैसे कि आपको पता है यदि एक बाह्य बिंदु हमने ले लिया और यहाँ पर एक ले लिया वृत्त, तो इस बिंदु से मैं जो स्पर्श रेखाएं खींचूंगा इन दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है बराबर। मतलब दिया गया कथन क्या है सत्य है, सत्य है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको मिला है सावधि जमा खाता में निश्चित अवधि पश्चात परिपक्वता राशि की मिश्र धन होता है। परिपक्वता राशि जो मिलता है मतलब जो राशि हम जमा करते हो क्या कहलाता है मूलधन, और मूलधन के साथ जो राशि ब्याज से मिलता है वो क्या कहलाता है मिश्र धन। मतलब दिया गया कथन क्या है सत्य है। तो चलिए प्रश्न को समझ लीजिए। सावधि जमा खाता में निश्चित अवधि पश्चात, सावधि जमा खाता में निश्चित अवधि पश्चात परिपक्वता राशि ही मिश्र धन होता है। इसीलिए मिश्र धन के लिए क्या आ जाता है मूलधन, तो कथन क्या हो जाता है असत्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मिश्र धन दिया है, मिश्र धन होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा सत्य। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको मिला है दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होता है। दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होता है। अब इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो विषम संख्या सुनिए। सबसे छोटे छोटे विषम संख्याएं, सबसे छोटे विषम संख्या 1, उसके बाद जो विषम संख्या तो क्या है 3, 1 और 3 को जोड़िए कितना आया 4 विषम संख्या के सम। और यहाँ पर हम देखते हैं विषम संख्या का योग विषम, और हमको पता चला कि 1 और 3 को जोड़ने पर 4 आया और 4 क्या है सम। तो दिया गया कथन क्या है असत्य, तो इसको आपको क्या लिख देना है असत्य लिख देना है। आपको इसके लिए बनाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ दिमाग को लगाइए और दो विषम संख्या को जोड़कर सम संख्या प्राप्त हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, दिया गया कथन क्या है असत्य है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको मिला है वृत्त का अंश माप 360 अंश होता है। वृत्त का अंश माप 360 अंश होता है, तो दिया गया कथन सत्य है। इसको आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वृत्त का अंश माप सीधा होता है 360 अंश, मतलब दिया गया कथन क्या है हमारा सत्य है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको मिला है इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई होगा।
4 इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई होगा। तो आपको पता है इकाई मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक, यदि हम त्रिज्या को 1 लेके चलते हैं तो फार्मूला में हम मान लो त्रिज्या को हम क्या लेके चल रहे हैं 1, इकाई त्रिज्या बोला मतलब 1 लेके चल रहे हैं। और आयतन का सूत्र होता है किसके लिए, आयतन का सूत्र गोला का ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब हम मान रखते हैं r का, तो 4/3 पाई का रहा पाई, r का मान हमने रख दिया 1 का क्यूब। अब 1 का क्यूब मतलब सिर्फ 1 और 4/3 पाई का गुणा करेंगे 1 से, तो वही का वही आएगा 4/3 पाई। और चूंकि हम निकाल रहे हैं आयतन, और आयतन की इकाई होता है जब हम लिखेंगे ना, जैसे क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी आता है, और आयतन का जब मान निकालते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं घन सेंटीमीटर या घन मीटर। तो यहाँ पर तो सिर्फ इकाई दिया है, कोई सेंटीमीटर या मीटर तो नहीं दिया है, तो ये जाएगा 4/3 पाई घन इकाई। तो इसमें भी तो क्वेश्चन में बोला है 4/3 पाई घन इकाई, मतलब दिया कथन क्या रहेगा, सत्य रहेगा। दिया गया कथन क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से आपको मैंने एक ही नंबर वाला जो सही विकल्प वाला क्वेश्चन है, जो सत्य असत्य का क्वेश्चन है, जो खाली स्थान का क्वेश्चन है, इन सबको मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उसको भी बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके। थैंक यू।